हेलो स्टूडेंट्स। आधारशिला एकेडमी के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है ए चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। एक चार्ज है जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इट प्रोड्यूसेस, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा। ऑप्शन ए ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी ओनली मैग्नेटिक फील्ड, और ऑप्शन डी जो है बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो हमें पता है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। चार्ज जब मोशन में होता है, जब चार्ज मोशन में होता है तो वहाँ पे दो कंडीशन होता है। पहला कि उसका एक्सेलरेशन क्या है ना। अगर उसका एक्सेलरेशन जो है a इक्वल टू अगर जीरो होता है तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब चार्ज के पास एक्सेलरेशन होता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये तीनों चीज को वो प्रोड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा आंसर डी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो बोल रहा है कि ए सोप बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज। एक सोप बबल है, वो नेगेटिव चार्ज उस पर दिया गया है। देन इट्स रेडियस, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो मान लेते कि ये एक सोप बबल है, ठीक है। इसका रेडियस कुछ होगा, पहले आर होगा। अब इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, तो जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अगर इधर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो इधर का नेगेटिव चार्ज और इधर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इधर का जो नेगेटिव चार्ज इधर वाले को रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, है ना। सेम चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है। तो जब ये रिपेल करेगा तो इस केस में क्या होगा कि ये जो फोक बबल है इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है डिक्रीजेस, घट जाएगा, ये गलत है। ऑप्शन बी बोल रहा है इंक्रीजेस, बढ़ जाएगा, जो कि सही आंसर है। तो ऑप्शन बी होगा इसका इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है ए बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट। तो हम लोग किसी बॉडी को, जैसा कि जानते हैं कि किसी बॉडी को हम लोग रब करके उसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज करना, इसका मतलब कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और वो बॉडी निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मतलब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना, तो इस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ध्यान देने वाला बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ कुछ मास को लेके जाएगा, और इस कारण क्या होगा कि इस बॉडी का मास जो है, वेट, मास बोल लें या वेट बोले, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। और इस वाले केस में इस पे क्या हो रहा है, अगर ये निगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब कि इस पे इलेक्ट्रॉन आया है बाहर से, इस पे किसी और बॉडी से इस पे इलेक्ट्रॉन आया है। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने साथ कुछ मास को लेके आएगा, तो इस केस में इसका जो वेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो उसका मास डिक्रीज होगा, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। पर यहाँ पे वो बोला नहीं है, वो बस बोला है कि चार्ज है। इसका मतलब कि वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है इंक्रीजेस, ठीक है। ऑप्शन बी बोल रहा है डिक्रीजेस, ऑप्शन सी बोल रहा है मे इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। और ऑप्शन डी बोल रहा है कांट से एनीथिंग, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो ऑप्शन सी है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, है ना, ये ज़्यादा सही है। वो इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सा चार्ज है, तो हम ये कह नहीं सकते कि मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। लेकिन ये तो बात है कि उसका मास जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, ठीक है। बोल रहा है वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज।
एक मेटेलिक स्फेयर है ए, इसे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ठीक है। दूसरा एक स्फेयर है बी, है ना, यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में, वन मेटेलिक स्फेयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज वेयर एज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर बी, है ना, एक आइडेंटिकल दूसरा जो मेटेलिक स्फेयर है बी वो भी आइडेंटिकल है ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ऑफ ए, है ना, और इसका मास जो है वो ए के बराबर है, इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। मतलब जितना चार्ज ए पे दिया गया है सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट साइन का चार्ज बी पे दिया गया है ना, ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव। तो बोल रहा है देन तब क्या होगा, ऑप्शन ए बोल रहा है मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी विल स्टिल रिमेन सेम, इसका मतलब ए का मास और बी का मास चार्ज आने के बाद भी सेम रहेगा। ऑप्शन बी बोल रहा है मास ऑफ ए इंक्रीजेस, ए का मास जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है मास ऑफ बी डिक्रीजेस, है ना, बी का जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा। और ऑप्शन डी बोल रहा है मास ऑफ बी इंक्रीजेस, कि बी का जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन गया है, और इससे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसका मास डिक्रीज हो जाएगा, और इस पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन आया है, और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन आया है तो अपने साथ कुछ मास लाया होगा, इसका मतलब इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ए का जो मास है डिक्रीज करेगा और बी का मास इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो देखते हैं जो सुटेबल आंसर होगा। पहला नहीं हो सकता, सेम तो नहीं रहेगा। बोल रहा मास ऑफ ए इंक्रीजेस, नहीं ये गलत है, मास ऑफ ए डिक्रीजेस। मास ऑफ बी डिक्रीजेस, ये भी गलत है क्योंकि बी का जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन डी बोल रहा है मास ऑफ बी इंक्रीजेस, हाँ ये सही है कि बी का जो मास है वो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। बोल रहा है 5 स्टेरोफोम बॉल्स ए बी सी डी एंड ई, 5 स्टेरोफोम का बॉल लिया गया है, उसका नाम दिया गया है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, ये पांचों बॉल एक एक्सपेरिमेंट में यूज किए गए हैं। सेवरल एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड ऑन द बॉल्स एंड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड, उस पांचों बॉल पे सेवरल बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, और जो ऑब्जर्वेशन आया उनको यहाँ पे नोट करके दिया गया है आपको, है ना। पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो बोल रहा है कि बॉल ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट्स बी, बॉल ए जो है वो सी को रिपेल कर रहा है, ये वाला जो बॉल है वो सी को रिपेल कर रहा है ना, और बी को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब जो चार्ज ए पे होगा वही चार्ज सी पे होगा, है ना। तभी हम लोग जानते हैं कि सेम चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो जो चार्ज ए पे होगा वही सी पे होगा। तो मान लेते हैं डॉट से, है ना, ऐसा डॉट, अभी हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, ठीक है। तो ए पे मान लिया कि ऐसा ये डॉट दे दिया, तो अगर ए पे ये चार्ज है तो बी सी पे भी यही होगा। आगे बोल रहा है कि ए रिपेल सी एंड अट्रैक्ट बी, अगर ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है मतलब जो ए पे चार्ज है जस्ट उसके अपोजिट चार्ज यहाँ पे होगा बी पे, ठीक है। हमने ये क्रॉस से दिखाया कि इसका मतलब ये ए पे जो चार्ज है उसके अपोजिट बी पे होगा। हम लोग जानते हैं कि चार्ज दो ही होता है, या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए इस पे जो चार्ज होगा जस्ट उसके अपोजिट यहाँ पे होगा। ये हमने पहला ऑब्जर्वेशन से ये हमने रिजल्ट निकाला। आगे बोल रहा है बॉल डी अट्रैक्ट्स बी एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, ठीक है। ये जो बॉल डी है ना, ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ई पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझेंगे, यहाँ पे सिंपली हम ऐसे सोच सकते हैं कि बी डी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पे जो चार्ज होगा उसके अपोजिट चार्ज इस पे होगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वो बोल रहा है कि एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई, और ई पे कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ई पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ये अगर मान लिया जाए कि इस पे पॉजिटिव हुआ तो इस पे अगर निगेटिव होगा, अगर इस पे कोई चार्ज हुआ ई पे, है ना, तो या तो इसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। और अगर ये न्यूट्रल भी रहता है, ई अगर न्यूट्रल रहता है तब भी अगर डी पे कोई चार्ज है तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे समझेंगे, आपने एक मेथड पढ़ा है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। मान लेते हैं कि ये स्फेयर एक बॉडी है 1 और एक बॉडी है ये 2, ठीक है। ये जो है ये न्यूट्रल है ना, मतलब नेट चार्ज जो है इस पे 0 है, क्यू नेट जो है वो इस पे
जीरो है, क्यू नेट इक्वल टू जीरो। और इस पे मान लेते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जैसे ही दोनों पास में आएगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस पे क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको रिपेल करेगा, और इससे जो स्फेयर 2 है इसके इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से दूर चले जाएंगे, और ये जो पोर्शन है यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और ये जो है इस पे निगेटिव है और इस पोर्शन पे पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अगर डी इस पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है तभी ये पॉसिबल है जब ये भी न्यूट्रल हो और ये भी न्यूट्रल हो, ठीक है। मतलब इस पे नेट चार्ज जीरो हो और ई पे भी नेट चार्ज जीरो हो। तो देखिए, अब जैसे ही अगर इस पे नेट चार्ज जीरो होता है, इस पे अगर कोई भी चार्ज होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, जो कि अभी हमने समझा चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा, ठीक है। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वहाँ पे बोल रहा है ए नेगेटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई, ठीक है। एक नेगेटिवली चार्ज रॉड जो है वो ए और ई दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब अगर वो नेगेटिवली चार्ज ए को अट्रैक्ट कर रहा है तो ए का जो चार्ज होगा वो उसके अपोजिट का होगा, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर ए पॉजिटिव चार्ज हो गया तो सी सेम चार्ज था जो ए पे था, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, और बी जो है वो क्या है, वो अपोजिट था, इसका मतलब बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज है ई को अट्रैक्ट करेगा, ये भी हम लोगों ने देखा कि चार्जिंग बाई जो इंडक्शन होता है ना, उसके कारण ये इंडक्शन के कारण ये अट्रैक्ट हो जाएगा और उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो आया ए पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बी पे नेगेटिव चार्ज होगा, और सी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ए न्यूट्रल होगा और ई भी न्यूट्रल होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है ना, जो पहला ऑप्शन है उसमें बोल रहा है ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, डी न्यूट्रल, ई पॉजिटिव, है ना। यहाँ पे ये गलत होगा, आप यहाँ से मैच कर लेंगे तो देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है ना, वो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, ठीक है। नेचर में किसी सिस्टम पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, जो कि हम लोग लिखते हैं Q इक्वल टू एन ई, है ना। हम लोग लिखते भी हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको Q इक्वल टू एन ई, है ना। ये है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, नहीं। ऑप्शन बी जीरो, ये भी गलत है। ऑप्शन सी स्क्वायर ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ये भी गलत है। सी डी जो बोल रहा है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, है ना, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी। यहाँ पे कुछ चार्ज दिए गए हैं और बोल रहा है कि इन तीनों में से कौन सा चार्ज जो है एक बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे चार्ज का जो एक प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब Q इक्वल टू, है ना, एन ई, है ना। वहाँ पे लिखते हैं प्लस माइनस एन ई, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिवली चार्ज और अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो देखते हैं, पहला बोल रहा है ऑप्शन ए जो है, ठीक है, उसमें बोला 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻18 इक्वल टू एन, और ये ई का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, है ना। अगर एन का वैल्यू एक इंटीजर आ जाता है तो ये पॉसिबल होगा,
तो 1.6 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻90। तो देखिए ये कैंसिल और ये आ जाएगा इक्वल टू 10, है ना, मतलब ये पॉसिबल है, सी पॉसिबल है, तो सॉरी ए पॉसिबल है। अब नेक्स्ट देखते हैं बी को चेक करते हैं, है ना, बी को चेक करते हैं। तो यहाँ बी चार्ज का जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू जो है वो 1 आएगा, 1 एक इंटीजर है तो ये भी पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सी को चेक करते हैं, है ना, सी को चेक करते हैं। सी जो है क्यू का जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻20, है ना, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, है ना, n इक्वल टू। तो ये देखिए ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा, ऊपर बचेगा 10⁻1 मतलब 1/10, है ना, ये एक इंटीजर नहीं है। तो सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज नॉट पॉसिबल ऑन ए बॉडी, कौन सा चार्ज है जो कि एक बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सी वाला है ये एक बॉडी पे ये चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया बोर्ड के एग्जाम में। बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो यही सेम फार्मूला चार्ज इज क्वांटाइज्ड वाला जो है Q इक्वल टू एन, हम लोग इसी को यूज करते हैं। यहाँ पे जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। और हमको निकालना है कि इसमें कितना 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम लोग एन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा। और ई का वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है वो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻90, उसका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का वो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा जो ये ऑप्शन बी है ये करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज, है ना। हम लोग देखिए अल्फा पार्टिकल जो है इसको हम लोग न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इसलिए बोलते हैं कि अगर हीलियम एटम से उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए, हीलियम के पास क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। अगर उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाए तो सिर्फ उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन बचेंगे, है ना, 2 प्रोटॉन बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, मतलब इसके पास जो चार्ज होगा वो 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। तो एक प्रोटॉन का चार्ज इतना, तो 2 प्रोटॉन के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 2 से, तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर सी है 9 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू ए बॉडी, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोल रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी एडेड टू ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ -0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि किसी बॉडी पे अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये फिर से वही चार्ज इज क्वांटाइज्ड वाला जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यही बताया वहाँ पे। चार्ज कितना आएगा 0.4 माइक्रोकुलम, है ना, 0.4 माइक्रोकुलम मतलब 0.4 इंटू 10⁻6, ठीक है, इक्वल टू n इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19,
ठीक है, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे n n इक्वल टू हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो ये यहाँ से हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 4 और ये बच जाएगा ये 1/4 इंटू 10⁻13। ठीक है, अब 1/4 ये हो जाता है 0.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हो गया 2.5 इंटू 10⁻12। ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। हाँ, तो ये जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है 2.5 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन को अगर उस बॉडी पे हम लोग ऐड करेंगे तो उस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो होगा -0.4 माइक्रो कूलम का। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। 10 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। उसके बाद करते हैं बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिल्कन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मिल्कन एक्सपेरिमेंट में एक ऑयल ड्रॉप पे लेके एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो बोला उस पर कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये, है ना। चार्ज इसको क्वांटाइज वाला भी लगाएंगे, Q इक्वल टू एन ई, है ना। तो N इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है ना, बारी बारी से हम Q पे रखेंगे, Q के जगह पे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, या ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसमें जब हम चेक करेंगे कि जिसका वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, है ना, जिस केस में इंटीजर नहीं आएगा वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जब बारी बारी से आप रख के चेक करेंगे, जैसे मैं पहला के लिए चेक कर रहा हूँ, तो इसमें हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 40/16। ठीक है, 40/16। इसका मतलब हो गया कि 10/4, मतलब इसको बोल सकते हैं 5/2। अब देखिए ये आ रहा है n इक्वल टू 2.5, तो 2.5 जो है ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन एन ऑयल ड्रॉप इन मिल्कन्स एक्सपेरिमेंट। तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसी तरह जब इसको चेक करेंगे तो ये भी n का वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार जब सी को चेक करेंगे तो ये भी एक इंटीजर वैल्यू नहीं आएगा, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों पॉसिबल नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑल ऑफ देम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपना डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप तक उसका सॉल्यूशन पहुंचा दिया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।